कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान, ये विषय अपना चल रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान से क्या आशय है, संविधान की उपयोगिता क्या है और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया। उसी संदर्भित भारतीय संविधान का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति करने की दृष्टि से कुछ आयामों का निर्धारण किया गया है, जिनके संदर्भ में आज अपन इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इससे संबंधित अन्य सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो संविधान के अंदर प्रमुख आयाम, इस बात को अपन आज पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भारत की विविधता, एकता एवं आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का निर्धारण किया गया, ताकि स्वतंत्र भारत में एक शक्तिशाली शासन स्थापित हो सके और जो हमारे मूल उद्देश्य हैं वह पूर्ण हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रमुख 6 आयाम निर्धारित किए गए, जिसमें पहला है संघवाद एवं संघात्मक शासन व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। संघवाद से तात्पर्य भारतीय संविधान में शासन की संपूर्ण शक्ति को एक जगह केंद्रित नहीं किया गया, अर्थात शासन की शक्तियों को मिलकर के विभाजित करने का कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के अंदर 2 स्तर की सरकारें होंगी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों ही सरकारों को संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकार वर्णित किए गए एवं उनकी शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया। 3 सूचियों में वो वर्णित किया गया है, जिसमें एक सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। इनमें इनके कार्यों का विभाजन है। संघ सूची में केंद्र की स्तर की जो सरकार है उसके कार्यों का वर्णन है, राज्य सूची में राज्यों के स्तर की सरकार है उसके कार्यों का वर्णन है, और संवर्ती सूची में अविष्ट जो बातें हैं उन सब का वर्णन इसमें रखा गया है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली वह पद्धति होती है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल तथा अपनी संपूर्ण कार्य प्रणाली के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होती है। व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति जवाबदेही होती है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका जो है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है, और सरकार के प्रत्येक कार्यों को उस पर नियंत्रण रखने के लिए यह कार्यपालिका, ये संसदीय शासन प्रणाली उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा बिंदु है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में
वर्णित दो स्तरीय सरकार जो विकेंद्रीकरण के रूप में स्थापित की गई थी, तो प्रत्येक स्तर पर गठित सरकारों का केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को भी 3 स्तर पर विभाजित करके शासन को विकेंद्रीकरण का स्वरूप दिया गया, ताकि किसी भी स्तर की सरकार निरंकुश नहीं रहे। और वो 3 स्तर पर जो उनकी शक्तियों को विभाजित किया गया है, उसमें एक कार्यपालिका के रूप में, दूसरी व्यवस्थापिका के रूप में और तीसरी न्यायपालिका के रूप में। कार्यपालिका किसको कहते हैं? वह समूह या उन लोगों का समूह जो कानून का निर्माण करते हैं एवं उसे लागू कराने का काम करते हैं। व्यवस्थापिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो सभा है, उसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं। न्यायपालिका संविधान में वर्णित बातों का पालन करवाना, उसे लागू कराने का कार्य न्यायपालिका का होता है। चौथा बिंदु है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आयाम मौलिक अधिकारों को माना गया है। संविधान की इसे अंतः आत्मा भी कहा गया है। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों की रक्षा करता है, उनके जीवन स्तर को सबल बनाने में मदद करता है। राज्य सत्ता के मनमानी एवं निरंकुश इस्तेमाल से नागरिकों को बचाने का कार्य करता है, ताकि शासन एवं सभी नागरिकों के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित रह सके। इनकी कुल संख्या 6 है। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे ही 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है, ताकि प्रत्येक नागरिक अपना जीवन उच्च स्तर तक बना सके। इसमें सरकार अगर किसी तरह की नानुकर करती है, तो इन सब का अधिकार न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। 5वां बिंदु है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत की आजादी के समय देश के सभी नागरिक, भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले सभी लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान दिया। इसी बात को ध्यान में रखकर के अल्पसंख्यक समाज की रक्षा हेतु संविधान में ये धर्मनिरपेक्षता एक आयाम लिखा गया, जिसके अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी अधिकृत धर्म को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अर्थात शासन का कोई अधिकृत धर्म मानने का दबाव लोगों के ऊपर नहीं होता है। देश में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने कार्य पद्धति का निर्धारण करने की छूट होती है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, उसको बढ़ावा देने, उसकी संस्थाएं स्थापित करने आदि आदि कार्यों की छूट प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, वो धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के ये जो 6 मूल आयाम हैं, ये देश के प्रत्येक नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका